कितना लिखूं? हेल्प करने के लिए पोटेशियम के लिए 39 होंगे, एल्यूमिनियम के लिए 27 लेना पड़ेगा, सल्फर के लिए 32 लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो पता ही होगा। तो एक बार जरा बता दो डिवाइडेड बाय कितना करूं? एक बार 24H2O काउंट किया कि नहीं किया भाई? छोड़ना नहीं सर करा है। 948 सर 490 यार। ये सर देखो, एक चीज बताओ, 948 एक चीज बताओ यार, मॉलिक्यूलर मास तो एक फिक्स वैल्यू होती है ना। 3 ऑप्शन तो अलग अलग अभी से सुनाई दे दिए। 948 आ रहे हैं, 948 आ रहा है। चलो 948 सबके आ रहा है कि अभी कोई ऐसा है वो कुछ अलग आंसर भी बताने वाला है? हाँ बताओ भाई, कुछ और नया आया हो तो लेटेस्ट। चलो फाइनल डिसाइड कर लिया, 948 इज द करेक्ट आंसर। तो अब जरा परसेंटेज निकाल दो यार जरा। 40% सर। परसेंटेज इसकी आ गई 40%। 40.5%। 40.5%। और भी कोई है इसके अलावा आंसर देने वाले? यही है सर, यही है सर। तो फाइनल लॉक कर दें इसको? यस सर। चॉइस लॉकिंग कर दें इसकी? यस सर यही है। ठीक, वेरी गुड। तो इसको हम ले लेते हैं 40.5%। तो गुड, परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं? ओके, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। किसी कंपाउंड में एलिमेंट्स का जो सबसे सिंपलेस्ट रेशियो होता है, द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड और मॉलिक्यूल, उसको तो आप कहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। और जो एक्चुअल रेशियो होता है, एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, एक्चुअल जो रेशियो है उनका वो होता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो अब देखिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के लिए फॉर्मूला है C6H12O6। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास एलिमेंट्स हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। 6:12:6। इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या बन जाएगा? 1:1। 1:2:1। इसका मतलब ये जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला है दैट इज CH2O, ये तो हो गया इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। और जो एक्चुअल है ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। एक्चुअल जो रेशियो है दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और सिंपलेस्ट जो रेशियो होता है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, हमने एक और एग्जांपल चूज कर लिया। हमने लिया भाई बेंजीन। अब बेंजीन के लिए लिखा C6H6। इसका मतलब कार्बन और हाइड्रोजन में
जो 6:6 है उसका सिंपलेस्ट रेशियो 1:1। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला बना CH, दैट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला, एंड C6H6 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सिंपलेस्ट रेशियो। अब यहां लेते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड CH3COOH, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के फॉर्म लिखते हैं तो ये हो जाएगा C2H4O2। C2H4O2 ये हो जाएगा 2:4:2 को लिख सकते हैं 1:2:2। तो ये आपके पास आ गया CH2O is the empirical formula and this C2H4O2 is the molecular formula। ये तो समझ में आ गया कि भाई सिंपल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या कुछ रिलेशन है। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखिए, अगर आप इन तीनों को कंपेयर करें तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी CH2O है और एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी CH2O है। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम है। दोनों का एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम है तो इन दोनों में ग्लूकोज और एसिटिक एसिड में क्या प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी भाई? और क्या सेम होगा इसमें? केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब बोथ हैव सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला, इट मींस ग्लूकोज और एसिटिक एसिड में क्या प्रॉपर्टीज कॉमन होंगी, सेम होंगी, सिमिलर होंगी? एम्पिरिकल फॉर्मूला सर सेम होगा। और उसके अलावा स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो, उसके अलावा क्या सेम होगा इसमें? परसेंटेज कॉम्पोजिशन देखो अलग-अलग एलिमेंट की। देखो अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम है तो उसके अलावा कुछ भी सेम हो ऐसा हम एक्सपेक्ट करते ही नहीं है। ना तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई कॉमन फीचर्स हो, ना कोई केमिकल प्रॉपर्टीज में कॉमन फीचर हो, ऐसा कुछ भी कॉमन फीचर हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं, बिकॉज इट इज द सिंपलेस्ट रेशियो। अगर दोनों का सिंपलेस्ट रेशियो दोनों का सेम है, इसके अलावा और कोई चीज सिमिलर होना ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं है। तो इनमें क्या कॉमन है? केवल एक ही चीज कॉमन है और वो है उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। उस एम्पिरिकल फॉर्मूले के अलावा और भी कोई चीज कॉमन नहीं होती है, जस्ट एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम। तो हम कोई कुछ ऐसा कंक्लूजन नहीं निकालते हैं। यहाँ तक का पॉइंट समझ में आया? Yes, sir. यस सर। अब देखो ये जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है और इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दोनों एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इन दोनों में एक रिलेशन है कि एम्पिरिकल फॉर्मूले को अगर मैं एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ये एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाता है। तो मैंने क्या लिखा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला is n times of empirical formula। इसका मतलब n एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। मैं इसको n फैक्टर नहीं कह रहा हूं, n एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर है जिससे मल्टीप्लाई करने पर एम्पिरिकल फॉर्मूले को हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाता है। अब जरा बताओ इस ग्लूकोज वाले केस में ये फैक्टर जो n है वो कितना है? मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूं। बेंजीन वाले केस में ये फैक्टर एम्पिरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय n क्या कितनी वैल्यू होगी? 6। ये भी 6 हो जाएगी। और एसिटिक एसिड वाले केस में ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर n कितना है? 2 है। 2 है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर से एम्पिरिकल फॉर्मूले को फैक्टर
n फैक्टर या मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाता है। अब ये n जो वैल्यू है वो मिलेगी कैसे, इस n की वैल्यू हमें कहाँ से आएगी, तो हम कहते हैं n आता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से, तो मुझे ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर n पता चल जाएगा। मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास करने पर हमें ये एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड किया तो n मिल जाएगा। और कभी कभी क्वेश्चन में इस मॉलिक्यूलर मास को देने की जगह हमें दे देता है वेपर डेंसिटी। तो जरा बताओ, मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी का कोई रिलेशन याद है क्या? Yes, sir. Molecular mass 2 into vapor density. 2 into PD. बिल्कुल ठीक है, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। Molecular mass equal to 2 into vapor density. वेरी गुड। तो देखो, अगर मुझे मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में देना होता तो मैंने क्या किया, मॉलिक्यूलर मास देने की जगह उसकी वेपर डेंसिटी लिख दी, भाई इसकी वेपर डेंसिटी इतनी, यहाँ से मॉलिक्यूलर मास लिख लो, मॉलिक्यूलर मास से फिर n निकाल लो और n को मल्टीप्लाई कर लो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। ये कुछ फॉर्मूले यहाँ पर इस तरीके से, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के इस एम्पिरिकल फॉर्मूले की कैलकुलेशन, ऑल्दो आप लोगों को आती होगी कोई टेंशन नहीं, फिर भी मैं एक बार फिर से इसको बेसिक तरीके से बताता हूँ कि किस तरीके से इसको हम प्रोसीड करते हैं। तो ये नोट कर लिया आपने क्वेश्चन, मतलब ये फॉर्मूले सारे नोट कर लिए? Yes, sir. हाँ भाई, गौरव चौहान क्या कह रहे हैं? अच्छा, Yes, sir. ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, एग्जाम्पल क्वेश्चन की हेल्प से हम इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं कि कैलकुलेशन में ये पार्ट किस तरीके से प्रोसीड करता है। तो देखो, मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि एक कोई हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन जिसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन गिवन है और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन गिवन है। कार्बन की परसेंटेज गिवन थी मुझे 80%, हाइड्रोजन की परसेंटेज गिवन है 20%, और साथ में मुझे ये दिया हुआ है कि उस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 30, और पूछा बताओ उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। उसको पूछा कि भाई इस कंपाउंड का जो हमने दिया है इंफॉर्मेशन, उससे हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा ये पता करना है। अब जरा को रिलेट करते हैं, जरा मुझे कार्बन हाइड्रोजन की परसेंटेज के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो क्वालिटेटिव एनालिसिस क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ी है आपने? ड्यूमास मेथड, जेल्डास मेथड सुना हुआ है? यस सर। Yes, sir. तो No, sir. कोई बात नहीं, नहीं सुना तो बाद में सुन लेना, अब हम सुनाएंगे बिल्कुल अच्छे से। विश्वेंद्र माइक म्यूट कर ले भाई। ठीक है। अब जरा मुझे याद करके बताओ, कार्बन हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालने के लिए जो मेथड का नाम हम यूज करते थे वो क्या मेथड था? कार्बन हाइड्रोजन की परसेंटेज, एरियस वो तो हेलोजन के लिए था। आ रहा है सर, धीरे धीरे, अभी रुको बताता हूँ। हाँ, मतलब 2-3 नाम याद आ गए ना, तो अब एक आ रहा है। ठीक है, अब जरा बताओ कार्बन हाइड्रोजन की परसेंटेज के लिए जो मेथड जो लिखा था उसका फॉर्मूले का मेथड क्या नाम था? लसाग्नेस टेस्ट। वो तो सोडियम का टेस्ट है, उसको आयनिक फॉर्म में सॉल्युबल करने के लिए। तो सोच रहे हो कि इंतजार? इंतजार।
अच्छा इंतजार, पहले ही बता देते। चलो मैं लिख देता हूँ। उस मेथड का नाम था लिबिक्स मेथड। लिबिक्स मेथड जिसमें हमने कॉपर ऑक्साइड की ट्यूब से पास किया, फिर उसको हमने एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड और CO2 की उसमें से पास किया, तो वेट लॉस और वेट गेन वगैरह कितना हुआ वो निकालने का जो तरीका था वो लिबिक्स मेथड था। एनीवे कोई बात नहीं। परसेंटेज कार्बन की गिवन है, हाइड्रोजन की गिवन है, मॉलिक्यूलर वेट दे दिया, और हमें कहा भी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, कितना होगा। तो इसके लिए जैसे वो टेबल चार्ट हम फॉर्म करते हैं ना कि भाई कौन कौन से एलिमेंट है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया भाई एलिमेंट कौन से हैं। तो एलिमेंट लिखे, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, फिर लिखा उसमें उनकी परसेंटेज कितनी है। परसेंटेज तो ये हमें गिवन था कि कार्बन इज 80% और हाइड्रोजन इज 20%। एटॉमिक मास कितना है, तो हम उसका एटॉमिक मास लिख लेते हैं। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1। अब कांस्टेंट इन सैंपल, अगर हम कहते हैं कि 100 ग्राम का सैंपल लिया जाए तो जितना परसेंटेज है उतना मास उसका आ गया। 100 ग्राम में से 80 ग्राम कार्बन है, 20 ग्राम हाइड्रोजन है, तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी के भी 100 ग्राम में से ये परसेंटेज इनकी इस तरीके से हो गई। अब अगर मुझे यहाँ पर इनके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने, तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या करते हैं, वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। तो देखो यहाँ पर T डिवाइडेड बाय 12 हो गया और यहाँ पर 20 डिवाइडेड बाय 1 हो गया। 80 डिवाइडेड बाय 12 करने पर ये आ रहा है कितना, 6.6। और ये 20 डिवाइडेड बाय 1 करने पर तो सभी बता देंगे 20 आ रहा है। वेरी गुड, हमने बहुत अच्छे से बताया। अब जितने भी एलिमेंट है, मान लो 2 हैं, 3 है, 4 हैं, उनमें से जो सबसे लीस्ट परसेंटेज है, सबसे मिनिमम परसेंटेज है, उस परसेंटेज से सभी को डिवाइड कर दो। जो रेशियो वैल्यू आ रही है ना, अच्छा जो मिनिमम वैल्यू आ रही है, उस मिनिमम वैल्यू से सबको डिवाइड कर दो, तो उससे हमें यहाँ पर उसका सिंपल रेशियो मिल जाता है। सिंपल रेशियो कैसे, हमने मिनिमम वैल्यू है 6.66, तो ये 6.66 को भी 6.66 से डिवाइड किया, और जो 20 आ रहा है उसको भी 6.66 से डिवाइड किया। ऐसा करने पर मुझे यहाँ पर तो वैल्यू मिल गई 1 और यहाँ पर वैल्यू मिल गई 3। अगर ये रेशियो जो है वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, अगर होल नंबर नहीं है तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे। जैसे मान लो एक 1 होता है, एक 1.5 होता, 3/2 होता, तो उसको होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई। 2 से मल्टीप्लाई कर देते। तो हम यहाँ पर कह देते हैं कि फिर हमने कन्वर्ट कर लेना उसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो ऑलरेडी ये हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो की फॉर्म में ही है। तो ये 1 और 3 दोबारा लिख दिया। अब ये हमारे पास आ गया कार्बन हाइड्रोजन का एम्पिरिकल फॉर्मूला, एंड इट इज CH3। ठीक है, CH3 करने पर आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला यहाँ पर मिल गया। अब हमें पता है N फाइंड आउट करना है, क्योंकि मेरे को यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करने के लिए N इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला चाहिए। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला तो निकाल लिया, अब मुझे फाइंड आउट करना N। तो बताओ N के लिए क्या करते हैं, N के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूला में बिल्कुल एम्पिरिकल ठीक। फॉर्मूला। देखो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो देखो मॉलिक्यूलर मास हमें क्वेश्चन में गिवन था, देखो मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन में गिवन था 30। ऑल्दो यहाँ पर 30 की जगह आपको वेपर डेंसिटी की टर्म में दे सकते थे, तो हमने लिखा 30 इज द मॉलिक्यूलर मास। और एम्पिरिकल फॉर्मूला मतलब CH3 का मास कितना हो जाएगा, 15। इसका मतलब N की वैल्यू आ गई 2। N की वैल्यू आ गई 2। तो
मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास करके n निकाल लिया। तो अब देखो n की वैल्यू यहाँ पे है 2, एम्पिरिकल फॉर्मूला है CH3, तो यहाँ पर आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया C2H6 और वेरी गुड। तो यहाँ पर ये हो गया C2H6। इस तरीके से आप एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला कैलकुलेशन बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तो पेज नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 51। सर रिपीट करना 1 मिनट। अभी रिपीट करता हूँ, देखो लिख भी रहा हूँ। पेज नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 51। सर CH2 आएगा। CH2 ना। अरे भाई ये तो H2O देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये जो आपको परसेंटेज दिख रही है कार्बन की हाइड्रोजन की, क्या ये सब मिला करके 100 हो रही है क्या? नहीं सर, सॉरी। तो फिर CH2O आएगा, ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन नहीं है। CH2O आएगा, CH2O आएगा सेकंड ऑप्शन। देखो इस क्वेश्चन में समझने वाली बात केवल यही थी कि अगर आपको देख करके लगता है, जैसे यहाँ पे क्या दिया 40%, हाइड्रोजन आपको दे दिया 6.7%, दोनों को देख करके क्या लग रहा है कि 100 हो रहा है सारी परसेंटेज मिला के? नो सर। नहीं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जितना भी 100 में से लेस करोगे, बची हुई जितनी परसेंटेज होती है वो परसेंटेज ऑक्सीजन के लिए हो जाती है। तो ऑक्सीजन की परसेंटेज 100 माइनस परसेंटेज ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स हो जाएगी। CH2O आ रहा है। नहीं पहले मुझे ये तो बताओ कि ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी हो जाएगी? 53.3। 53.3%। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर लिख लिया 53.3 एलिमेंट्स, लिख लिया कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। 53.3 थोड़ा आएगा। इसमें परसेंटेज हमने लिख दिया 46.7, मतलब ये हो गया 46, तो 46 ठीक है 53.3%। अब जरा मुझे मोल्स बना के बता दो, उसके मोल्स कितने बन गए? सर फर्स्ट के 3.3, फर्स्ट के 3.3, 3.3 वेरी गुड। अभी 1 मिनट में जना 3.37, एक जना अभी डिसाइड करके दूसरे के बताएंगे। मैं 6.7। सर चलो फर्स्ट के 3.3, फर्स्ट के 3.3 ठीक है। सेकंड का बताओ, हाइड्रोजन का 6.7, 3.7 ठीक है। थर्ड का 3.3 3.3 3.34 ठीक है, अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं। 3.34। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग रेशो इसका ले लें, ठीक है। तो इसमें सिंपल रेशो कितना बन रहा है? सिंपल रेशो तो 3.3 डिवाइडेड बाय 3.3, 6.7 डिवाइडेड बाय 3.3 और 3.3 डिवाइडेड अगेन 3.3। तो ये 1 है, ये नियरली 2 है, ये 1 है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बन गया? CH2O। CH2O।
अच्छा पूछा क्या था इसमें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है कि केवल एम्पिरिकल पूछा है? सिर्फ एम्पेरिकल पूछा है। एम्पिरिकल पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया। वेरी गुड, सब लोगों ने बहुत सही तरीके से बताया। कहीं किसी को समझ में तो नहीं आ गया कैसे एम्पेरिकल किया? फॉर्मूला आ गया सर। सर आ गया। आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन कैसे क्या होती है, ये सारी चीजें बेसिकली जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो उस समय पे क्या कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला, वो सब ड्यूमास मेथड, जेल्डास मेथड, उन सब में इसको यूज करते हैं। तो आई थिंक ये सारी पॉइंट्स आपको क्लियर हैं, नोट कर लिया सबने? किसी को शो करना है, दिखाना है? कोई कुछ पूछ रहे हैं? Yes, sir. ठीक है, पेज चेंज कर दूं मैं? यस सर। अब देखिए इस चैप्टर के अंदर जो मेन चीज हमें डिस्कस करनी होती है वो अब हम डिस्कस कर रहे हैं। केमिकल स्टोइकियोमेट्री, केमिकल अर्थमेटिक, केमिकल कैलकुलेशन, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। हमें मोल कंसेप्ट को यूज करके स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस अगर करनी है तो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए। अगर इक्वेशन बैलेंस फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहला काम है कि आप उसको बैलेंस कर लीजिए। जैसे मैं एक सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूं। मैंने लिखा यहाँ पर MnO2 react with HCl, MnCl2, Cl2 and H2O। एक रिएक्शन लिखी हुई है लेकिन अभी ये बैलेंस्ड फॉर्म में नहीं है। जरा मुझे बैलेंस करके बताएगा कोई कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट क्या लिखना चाहिए बैलेंस करने के बाद? सर 2HCl, 4HCl 4HCl 2H2O। H2O और 2 क्लोरीन। देखो मस्ती मत करो, ढंग से सॉल्व करके बताओ। ऐसा नहीं कि कोई 2 बोल रहा है कोई 4 बोल रहा है। चलो अगर मैं यहाँ पर 4HCl The 4HCl and 4HCl and 2H2O. Twice of H2O. Yes, ठीक sir. है, और 1 मोल 2H2O। Twice MnO2, H2O. तो यहाँ पर 1 ये हो गया, 1 2 ये भी हो गया और ट्वाइस ऑफ H2, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर ये जो आपने एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ये 1, ये 4, ये 1 और 2 जो लिखे हैं, ये इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट या मोलर कोफिशिएंट या मोलर रेशियो, ये सब मोलर रेशियो, मोलर कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। अब इस इक्वेशन से हमें पता क्या चलता है? तो हम कहते हैं इससे बैलेंस इक्वेशन से हमें रिएक्टेंट के बीच में आपस में क्या